तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारे चंगुल में इतनी आसानी से फंस जाऊंगी? तुम जैसे सोच रहे हो ना कि मुझे फंसाकर मेरी सारी प्रॉपर्टी ले लोगे, ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। और मेरी बात ना ध्यान से सुनो, पुलिस इंस्पेक्टर हूँ मैं। तुम्हारे नाम पर तुम्हारी पत्नी के नाम की सारी कुंडली निकाल लूंगी मैं। क्या? क्या नहीं, बल्कि हाँ, क्योंकि ना अब तुम फंस चुके हो। और तुम हस्बैंड वाइफ में जितने लोगों के साथ बेईमानी की है, जितने लोगों को ठगा है, जितनों से पैसे लिए हैं, उन सब ने तुम्हारी रिपोर्ट करवाई है। अब वो मेरे पास है। मैं तुम पर 6 महीने से नजर रख रही थी, अब जाकर तुम मेरे हाथ लगे हो। मयंक और चारू पति पत्नी थे, लेकिन उनकी हरकतों से कभी कोई ये नहीं कह सकता था कि वह दोनों पति पत्नी हैं, क्योंकि दोनों की आदत थी बेईमानी करना। आए दिन वह किसी न किसी से बेईमानी करते ही रहते थे। इसी वजह से उन दोनों को बहुत सारे लोग काफी हद तक जानते थे। ऐसे ही एक दिन मयंक ऑफिस नहीं जाता है और यह देखकर चारू बोलती है, अरे मयंक, तुम आज काम पर क्यों नहीं जा रहे हो? तुम्हें पता है ना, इस बार हमारा वैसे भी काफी ज्यादा खर्च हो गया है, तो तुम काम पर क्यों नहीं जा रहे हो? अब ये कोई बहाना मत बना देना कि मैं थक गया हूँ, मेरा मन नहीं कर रहा। तुम अगर थके तो पैसे भी कहाँ से आएंगे, क्योंकि तुम कोई काम नहीं करते। और तुम्हारा मन हो या ना हो, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। क्या यार चारू, तुम मेरी पत्नी हो, अब पत्नी हो तो पत्नी की तरह रहो ना यार। ये मेरी बॉस क्यों बन जाती हो? वो भी जब देखो तब सवाल पूछता रहता है, और तुम भी सवाल पूछती रहती हो। देखो मेरा ना काम करने का मन नहीं करता है। मन करता है ना जॉब छोड़ दूं और घर पे बैठ जाऊं। अरे काम करने से क्या होता है, 4 पैसे आते हैं। और बाकी लोगों को देखो यार, वो क्या कुछ नहीं करते हैं, किन किन तरीकों से पैसे कमा रहे हैं और पैसे वाले बनते जा रहे हैं। और हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं, ईमानदारी रखते हैं, लेकिन फिर भी क्या मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता है। तो फिर क्या फायदा मेहनत करने का? और जितनी चाहे मेहनत करो ना, ऑफिस में जाकर किसी का गुलाम बनो। अरे मेहनत करने के बाद ना पैसे नहीं बढ़ाए जाते हैं, काम बढ़ाया जाता है। और तुम सोचती हो कि मैं काम करूँ, जाऊँ ऑफिस। यार मुझसे नहीं हो रहा यार, अब ये सब मुझसे बर्दाश्त के बाहर हो चुका है। अब तो मैं सोच रहा हूँ कुछ ऐसा करूँ जिससे पैसा ही पैसा आए। क्या मैं कुछ गलत सोच रहा हूँ? वैसे आइडिया तो बुरा नहीं है, क्योंकि कहीं और टाइम बर्बाद करने से अच्छा मैं सोच रही हूँ कि खुद का कुछ काम कर लिया जाए। क्योंकि ऐसा कब तक ही चलेगा? कब तक हम दूसरी की मजदूरी करते रहेंगे? हमें अपना काम भी शुरू करना पड़ेगा ताकि हम अच्छी कमाई कर सके। इसके लिए चाहे हमें बेईमानी का ही क्यों न रास्ता अपनाना पड़े, क्योंकि यहाँ ईमानदारी से ज्यादा तो बेईमान लोग रहते हैं। ये हुई ना मेरी पत्नी वाली बात। अब देखो, अगर तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई है तो अब ना तुम मेरा साथ देना और हम अपने प्लान को ना आगे बढ़ाएंगे। और ये जॉब अब छोड़कर कुछ ऐसा करेंगे जिससे बहुत पैसा आए। और वैसे भी तुम तो जॉब करती हो ना 2 साल से, तो तुम्हें तो पता ही है कितनी डिफिकल्ट जॉब होती है। लेकिन फायदा क्या होता है? कुछ भी होता है नहीं ना। अरे मैं अच्छे से जानती हूँ कि जॉब करना कितना डिफिकल्ट होता है, लेकिन बिना कुछ किए ही जब हमारे पास पैसे आ जाएंगे तो इसमें दिक्कत ही क्या है? अब देखो मेरी बात सुनो, अभी तो महीना शुरू ही हुआ है। तुम अपनी जॉब पर जाते रहो और बहाना मार देना कि ये है वो है, किसी की तबीयत खराब है, कुछ हो गया, वो पेट छुट्टी दे देगा। और उसके अलावा ऑफिस में काम मत करना। और फिर कोई कुछ भी कहे, कुछ भी सोचे, हमें तो हमारी तनख्वाह मिल ही जाएगी। वैसे कुछ भी कहो, बेईमानी करने में ना अगर मुझसे ज्यादा कोई है ना इस दुनिया में तो वो तुम हो। तुम तो मुझे भी टक्कर देती हो। कभी कभी तो ऐसा महसूस होने लगता है ना कि मुझसे ज्यादा बेईमान तो तुम हो। लगता है ना कोई 100 बेईमान मरे होंगे तब तुम पैदा हुई होगी। चलो बढ़िया आइडिया दिया है तुमने। एक काम करता हूँ, आज ऑफिस चला जाता हूँ और कल से तुम्हारे बताए हुए प्लान पे काम करेंगे। यहाँ भी मयंक की पत्नी बेईमानी करना शुरू हो जाती है। कई दिनों तक मयंक एक जॉब पर जाता है और जब सैलरी मिल जाती है तो वह अपनी जॉब छोड़कर अपनी पत्नी के साथ घूमने के लिए चला जाता है। अब उन्हें नई जगह पर घूमते हुए काफी टाइम हो गया था और दोनों पति पत्नी अपना सामान भी साथ लेकर नहीं आए थे। तभी मयंक चारू से कहता है, चारू चारू चारू, तुम मानोगी नहीं, मेरे दिमाग में ना बहुत मस्त आइडिया आया है। और तुम्हें पता है, अगर ये आइडिया हम यूज करेंगे ना तो बहुत पैसा आएगा। अरे यार मयंक, जब इतना ही बेनिफिट है तो अपना मुंह बनाकर क्यों खड़े हो? अरे मुझे भी प्लान बताओ कि कौन सा प्लान है। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, हर प्लान में मैं तुम्हारी साथी हूँ और मैं तुम्हारा बराबर का साथ देना चाहती हूँ।
कभी सोचा है अगर कहीं तुम फंस गए तो मैं ही तुम्हारा साथ दूंगी। चलो अब प्लान बताओ। वैसे भी नए शहर में आए हैं तो तंगी भी शुरू हो गई है। हमें तंगी को मिटाने के लिए कहीं ना कहीं से तो माल पानी चाहिए ना। ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। अब प्लान के अकॉर्डिंग ना, यहाँ की जो सबसे फेमस जगह है ना, जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था, हम वहाँ जाएंगे। और वहाँ जाने के बाद ना हमें ना बहुत फायदा होने वाला है। मयंक अपना पूरा प्लान बताता है, जिसके बाद वह लोग एक बहुत ही सुंदर गार्डन में जाते हैं, जहां मयंक की मुलाकात प्राची नाम की लड़की से होती है। मयंक प्राची को देखकर बोलता है, मुझे नहीं पता था कि कोई इतना खूबसूरत हो सकता है। आज तक मैंने बहुत से लोग देखे, लेकिन आप सा खूबसूरत कोई नहीं देखा। आपको भी इस बात का घमंड होता होगा कि कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। सच सच बताना, मैं जो कह रहा हूँ वो सच है ना? माफ कीजिएगा, मैं आपको जानती भी नहीं हूँ, फिर आप मेरे पल्ले क्यों पड़ रही हैं? और आप है कौन? मैंने तो आपको पहली बार देखा है। आपने मुझे यहाँ पहली बार इसलिए देखा होगा ना, क्योंकि यहाँ मैं पहली बार आया हूँ। मैं यहाँ पर नया हूँ, यहाँ के बारे में कुछ भी नहीं पता है। वो तो मेरा एक दोस्त लेकर आ गया था, लेकिन वो थोड़ा काम से चला गया तो मैं यहाँ फंस गया। तो सोचा कोई नया दोस्त बना लूं, और आपको देखा, और आपको देखते ही आपकी खूबसूरती में खो गया। तो सोचा आपको देखकर कि एक नई दोस्त बन जाएगी तो जिंदगी कितनी अच्छी हो जाएगी। शहर के बारे में आप मुझे बताओगी, घुमाओगी, कितना अच्छा लगेगा ना। वैसे मैं किसी अनजान व्यक्ति से बात नहीं करती हूँ, लेकिन तुम इस शहर में अनजान हो, इसलिए मैं तुमसे बात कर रही हूँ। अगर तुम्हें शहर में घूमना है तो ठीक है, मैं तुम्हें शहर में घुमा दूंगी, तुम्हारी कई लोगों से जान पहचान भी करवा दूंगी। लेकिन मुझे फालतू की फ्लर्ट नहीं पसंद है, और बिल्कुल भी नहीं। मुझे सब समझ में आता है कि आजकल के लड़के कैसे होते हैं, और तुम भी उन आजकल के लड़कों में से ही हो। इसलिए मुझसे वादा करो, तुम ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश नहीं करोगे। धीरे धीरे मयंक और प्राची में दोस्ती होने लगती है। प्राची मयंक की तरफ आकर्षित हो जाती है और मयंक से बातें करने लगती है, और वो धीरे धीरे मयंक के चंगुल में फंस जाती है। कुछ दिनों बाद मयंक प्राची से शादी करने के लिए बोलता है, और शादी की बात सुनकर प्राची को कुछ समझ नहीं आता है, इसीलिए वह वहां से चली जाती है। अब कुछ दिन के लिए दोनों चुप हो जाते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद प्राची उसे मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में बुलाती है। मुझे पता है कि तुम कुछ समझ नहीं पा रहे होगे। आजकल ये जो हो रहा है ना, वो क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, लेकिन मैं समझ गई हूँ। देखो, मुझे गलत मत समझना, लेकिन जब तुमने मुझसे शादी के लिए कहा था ना, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया था, इसलिए मैंने वो बात वहीं खत्म कर दी थी। लेकिन ये बात भी सच है कि मन ही मन में तुम्हें पसंद करने लगी थी। जब तुमने ये बात अचानक से बोली कि तुम्हें मुझसे शादी करनी है, तो मैं कुछ समझ ही नहीं पाई। इसका मतलब तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? तुम्हें मुझसे शादी करने में कोई परेशानी नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे तुमसे शादी करने में कोई परेशानी नहीं है, बल्कि मुझे तो अच्छा लगेगा। मेरी शादी उससे हो रही है जिसे मैं पसंद करती हूँ, और वैसे भी मेरे परिवार में कोई नहीं है, और मेरे नाम पे काफी प्रॉपर्टी है, और मेरी फैमिली के नाम पे कुछ भी नहीं है। ये कैसी बात कर रही हो चारू तुम? अरे मैं हूँ ना, मैं तुम्हारा परिवार हूँ, तुम्हारा अपना हूँ। तुम चिंता मत करो, हम 2 दिन बाद मंदिर में जाके शादी करेंगे, ठीक है? मयंक जाकर सारी बातें चारू को बताता है, जिसके बाद दोनों पति पत्नी खुश हो जाते हैं। 2 दिन बाद शादी करने के लिए मयंक और प्राची मंदिर पहुंचते हैं। मयंक जैसे ही प्राची को शादी के मंडप की तरफ लेकर जाता है कि तभी प्राची उसे धक्का देते हुए बोलती है, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारे चंगुल में इतनी आसानी से फंस जाऊंगी? तुम जैसे सोच रहे हो ना कि मुझे फंसाकर मेरी सारी प्रॉपर्टी ले लोगे, ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। और मेरी बात ना ध्यान से सुनो, पुलिस इंस्पेक्टर हूँ मैं। तुम्हारे नाम पर तुम्हारी पत्नी के नाम की सारी कुंडली निकाल लूंगी मैं। क्या? क्या नहीं, बल्कि हाँ, क्योंकि ना तुम फंस चुके हो, और तुम हस्बैंड वाइफ में जितने लोगों के साथ बेईमानी की है, जितने लोगों को ठगा है, जितनों से पैसे लिए हैं, उन सब ने तुम्हारी रिपोर्ट करवाई है। अब वो मेरे पास है। मैं तुम पर 6 महीने से नजर रख रही थी, अब जाकर तुम मेरे हाथ लगे हो। मयंक और चारू दोनों ही अपने बनाए हुए जाल में फंस जाते हैं, जिसके बाद प्राची उन्हें पुलिस के हवाले कर देती है, और वह अपनी गलतियों का पछतावा लेकर पुलिस स्टेशन में ही अपनी आगे की जिंदगी काटते हैं। रंजीत जरूरत से ज्यादा सीधा लड़का था।
जिस वजह से हर कोई उसे बहुत आसानी से पागल बना दिया करता। रंजीत की मां का देहांत उसके बचपन में ही हो गया था, जिसके बाद उसके पिता हरीश ने अपने बेटे की जिंदगी में मां की कमी को पूरा करते हुए वीरवती नाम की एक औरत से दूसरी शादी कर ली। हरीश को वीरवती से राहुल नाम का बेटा हुआ था। वीरवती मुंह पर रंजीत से जितना मीठा बोलती थी, उतना ही दिल में वो उससे नफरत करती थी। ऐसी एक दिन हरीश वीरवती से बोलता है, वीरवती, अब रंजीत बड़ा हो गया, उसकी शादी की उम्र हो गई। अब मैं चाहता हूँ ना, हम उसके लिए एक अच्छी सी लड़की देखे और उसका घर बसा दे, और फिर उसकी शादी के बाद राहुल की शादी भी तो करनी है। जी ठीक है, जैसा आपको सही लगे। वैसे मुझे तुमसे एक जरूरी बात भी करनी थी। जी हाँ, बोलिए, क्या हुआ? मैं अपने जीते जी अपनी धन दौलत संपत्ति दोनों बेटों में अब बराबर बांटना चाहता हूँ, ताकि मेरे बाद किसी को कोई दिक्कत या परेशानी ना हो, और ना वो कभी किसी भी चीज को लेकर आपस में बैर रखे, और ना ही मेरे जाने के बाद वो किसी भी चीज को लेकर झगड़ा करे। इतना कहकर हरीश वहाँ से चला जाता है। तभी वीरवती खुद से बोलती है, उस पागल रंजीत के नाम पर ये अपनी आधी प्रॉपर्टी करना चाहते हैं। कभी भी नहीं, मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगी। अरे कोई ऐसी लड़की लेकर आऊंगी ना जो इसकी तरह मूर्ख होगी, और फिर मैं सारी प्रॉपर्टी पे अपने बेटे के नाम करवा दूंगी। उस मूर्ख को तो वैसे भी किसी बात की समझ नहीं है, उसे जो कहूंगी वो कर लेगा। जहाँ एक तरफ वीरवती रंजीत के लिए लड़की की तलाश करने लगती, तो वहीं दूसरी तरफ हरीश प्रॉपर्टी के कागजात बनवाकर अपने दोनों बेटों के नाम बराबर की प्रॉपर्टी कर देता। काफी जांच पड़ताल के बाद एक गरीब घर की संजना नाम की लड़की से रंजीत की शादी हो जाती है। शादी के बाद संजना एक अच्छी बहू की तरह घर की सारी जिम्मेदारियां निभा लेती है। ऐसी एक दिन संजना रंजीत से बोलती है, रंजीत जी, आप बाहर जाकर कुछ काम क्यों नहीं करते हैं? जो हमारी माँ कहती है ना, हम तो वही करते हैं। हमारी माँ कहती है पाँव दबाने के लिए, तो हम पाँव दबाते हैं। हमारी माँ कहती है हमको कपड़े धोकर सुखाओ, तो हम कपड़े धोकर सुखाते हैं। हमारी माँ कहती है सब्जी लेकर आओ, तो हम सब्जी लेकर आते हैं। और आप कह रही है हम काम नहीं करते, हम काम तो करते हैं ना। ये वाले काम नहीं, कोई ऐसा काम जिसमें आप पैसे कमा सको। पैसा? हम पैसा क्यों कमाएंगे? हमें पैसों की जरूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि हमें जो चीज चाहिए होती है हमारी माँ लाकर हमको दे देती है। हमारी माँ ने ना आज तक हमें कभी भी किसी भी चीज की कमी नहीं होने दी। रंजीत की बातें सुनकर संजना को उसकी मूर्खता और भोलेपन का एहसास होता है। वक्त गुजरता चला जाता है। हरीश की तबीयत अब खराब रहने लगी थी। एक दिन बीमारी के चलते वो अपना दम तोड़ देता है। हरीश की मौत के बाद अब वीरवती अपनी असली रंग दिखाना शुरू करती है। ऐसी एक दिन वीरवती और राहुल दोनों आराम से सोफे पर बैठे थे। संजना रसोई में काम कर रही होती है। तभी रंजीत बाहर से घर आता है और वीरवती बोलती है, आ गए तुम, बहुत देर लगा दी। वो हमें जिस काम के लिए भेजा था ना, उस काम में थोड़ा समय लग गया माँ। चल कोई बात नहीं, अब जल्दी से छत पर चला जा और छत की सफाई कर दे। कल तेरे भाई राहुल ने छत पर अपने दोस्तों के साथ पार्टी की थी, तो काफी गंदी हो गई है, जाकर उसे साफ कर दे। ठीक है माँ, जैसा आप कहें। रंजीत जा ही रहा होता है कि तभी संजना उसे रोकते हुए बोलती है, रंजीत जी, आप क्यों जा रहे हैं सफाई करने के लिए? राहुल ने अगर गंदगी फैलाई है तो साफ भी वही करेगा। अरे मैं क्यों करूँगा भाभी, आप पागल हो गई हो क्या? हाँ, आपको पता नहीं है कितनी धूप है। आप क्या चाहती हो, मैं जाकर सफाई करूँ? हाँ, मुझसे नहीं होगा। तो क्या रंजीत जी, बर्फ का टुकड़ा है तो उसे धूप नहीं लगेगी? अभी अभी वो बाहर से काम करके आए हैं। आप दोनों में से किसी ने उन्हें एक गिलास पानी तक नहीं पूछा, ऊपर से उनको काम बता दिया। वो अच्छे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उनका फायदा उठाएंगे। अरे संजना जी, आप गुस्सा क्यों कर रही हो? अरे हम कर देंगे साफ सफाई। आपको कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है। जिसने गंदगी फैलाई है वो ही खुद साफ कर सकता है, ठीक है ना माँ जी? इतना कहकर संजना गहरी निगाहों से वीरवती को देखती है। वीरवती चुप रहती है और कुछ नहीं बोलती। दिन गुजरते चले जाते हैं। अब धीरे धीरे संजना रंजीत के स्वभाव में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन लाने की कोशिश करती है। ये सब देखकर राहुल से बोलती है, मुझे लगा था कि ये संजना गरीब घर की लड़की है, इसलिए मैं इसे दबा कर रखूंगी। जो बोलेगी ये लड़की वही करेगी, पर ये तो जरूरत से ज्यादा चालाक निकली। रंजीत को अब अपने इशारे पर नचाने लगी है। कहीं ऐसा ना हो कि ये रंजीत को मूर्ख से होशियार बना दे और फिर रंजीत के नाम जो प्रॉपर्टी का हिस्सा है वो हमारे हाथों से चला जाए। हमें जल्दी ही कुछ करना पड़ेगा। आप सही कह रही हो माँ, हमें कुछ करना चाहिए।
वरना भाभी सब कुछ बदल के रख देंगी। सुनो राहुल, अब सबसे पहले हमें संजना को किसी तरीके से इस घर से बाहर भेजना होगा। उसके बाद ही इस मूर्ख के धन को हमें अपने नाम पर करवाना होगा। संजना के रहते तो हम अपनी चाल में कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। इतना कहकर वीरवती अपने दिमाग में एक योजना बनाती है, जिसके बाद अगले दिन सभी लोग खाना खा रहे होते हैं। तभी वीरवती एक बालों का गुच्छा अपनी सब्जी की कटोरी में डाल देती है। उसके बाद चिल्लाते हुए बोलती है, हे भगवान, ये क्या है? बहू, बालों का गुच्छा? तू मुझे मारना चाहती है क्या? बहू, जो मेरी सब्जी में तू बालों का गुच्छा परोस रही है। माँ जी, मैंने सब कुछ देख के बनाया है। ये मुझे नहीं पता था कि आपकी सब्जी में ये कहाँ से आ गया। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? ये सब कुछ मैं जानबूझकर कर रही हूँ। रंजीत बेटा, देख ले, मैं तो तेरी बहू को कुछ भी नहीं कहती, फिर भी तेरी बहू मुझे जान से मारना चाहती है। सारा खाना ये बनाती है। इसने जानबूझकर मेरी सब्जी में ये बालों का गुच्छा मिलाया है ताकि मैं इसे खाऊंगी और स्वर्ग सिधार जाऊंगी। उसके बाद ये अपना हुक्म चलाएगी। मैंने ऐसा नहीं किया रंजीत जी, मेरी बात का यकीन कीजिए। संजना बार बार अपनी सफाई देती रही, पर रंजीत को अपनी माँ के आगे संजना की कोई बात समझ नहीं आती। बातों ही बातों में बात इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वीरवती रंजीत के हाथों संजना को धक्के देकर घर से निकलवा देती है। जिसके बाद वीरवती मन ही मन सोचती है, अब चलूंगी मैं अपनी असली चाल। संजना नाम की बला तो घर से बाहर जाएगी। अब मैं इस मूर्ख की सारी प्रॉपर्टी को अपने राहुल के नाम पर करवा ही लूंगी। उसके बाद मैं और मेरा बेटा ऐश करेंगे और इसे सारी जिंदगी अपना नौकर बनाकर रखेंगे। इतना कहकर वीरवती मन ही मन मुस्कुराती है। तो वहीं दूसरी तरफ संजना अपने मायके में बैठी खुद से बोलती है, मेरे पति इतने मूर्ख हैं कि उन्हें इतना भी नहीं पता कि उनकी माँ उनको सिर्फ दिखावटी प्यार करती है। वो जो भी कहती है, मेरे पति उनके लिए वो पत्थर की लकीर हो जाती है। मुझे पक्का यकीन है, जरूर सासू माँ के दिमाग में कोई न कोई षड्यंत्र चल रहा है, इसलिए उन्होंने ये सब किया है और मुझे घर से निकाला है। मुझे ये कुछ भी करना होगा और अपने पति तक जाना होगा, उनकी मदद करनी होगी। कहीं ऐसा ना हो कि उन पर कोई विपदा आ जाए। परेशान संजना अपने माता पिता से इस बारे में बात करती है। ऐसे एक दिन वीरवती कचहरी से प्रॉपर्टी के कागज बनवा कर आ रही होती है। तब उसे वहाँ पर संजना देख लेती है। जिस वकील से वीरवती ने कागज बनवाए थे, वो किस्मत से संजना के दोस्त के पिता थे। संजना जल्दी से उन वकील के पास जाती है और उनसे सारी बात पूछती है, जिस पर वकील बोलते हैं, हमसे प्रॉपर्टी के पेपर्स बनवाए हैं। वो प्रॉपर्टी के पेपर्स पर अगर रंजीत साइन कर देता है तो सारी संपत्ति वीरवती और राहुल के नाम हो जाएगी। उसका उस संपत्ति पे कोई भी राइट नहीं होगा। वकील की बात सुनकर संजना को सारी चीजें समझ आ जाती हैं। वीरवती संजना के मूर्ख पति का धन पाने के लिए सब कुछ कर रही थी। वीरवती कागज लेकर घर पर पहुंचती है और रंजीत से बोलती है, रंजीत बेटा, ये कुछ जरूरी कागज है, इस पर एक बारी साइन कर दे। ठीक है माँ। क्या माँ हम इन कागजात को पढ़ सकते हैं? वो क्या है ना माँ कि संजना हमेशा कहती थी कि कागजात को ना पढ़ के ही कोई साइन वाइन करना चाहिए। अब भैया, पढ़ने की क्या जरूरत है? आप भी ना क्या बातें कर रहे हो? अरे भाभी तो वैसे कुछ भी बोलती रहती थी, आपको याद नहीं है वो कितनी चालू थी? अरे माँ आपके साथ कुछ गलत थोड़ी करेगी। अरे आप माँ पे यकीन कीजिए और साइन कीजिए। नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है, बस एक बार पढ़ना चाहते थे हम। क्यों रंजीत, अब तुझे भी अपनी मन में खोट नजर आने लगी है क्या, जो तू ऐसी बातें कर रहा है? अगर ऐसा है तो बता देना। वीरवती रंजीत को फिर से इमोशनली ब्लैकमेल करती है और रंजीत भावनाओं में भरकर जैसे ही पेन उठाता है और कागज पर साइन करने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर संजना वकील साहब के साथ आ जाती है और बोलती है, रुक जाइए, आप इन कागज पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। संजना जी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? हमने आपको कहा था ना, आप हमारे घर में दोबारा मत आइएगा। और आप अपने साथ ये किसको लेकर आई हैं? कौन है ये? ये वकील साहब हैं। तुम्हारी माँ तुम्हें आज तक धोखा देती रही। रंजीत, वो तुमसे कोई प्यार नहीं करती, उन्हें बस तुम्हारी प्रॉपर्टी से प्यार है। वो प्रॉपर्टी जो तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे नाम की थी। तुम्हारी माँ बहुत अच्छे से जानती है कि तुम अपना अच्छा बुरा नहीं समझते। तुम्हारी इसी मूर्खता का फायदा उठाते हुए वो तुम्हें हमेशा इमोशनली ब्लैकमेल करती रही हैं, ताकि तुम कभी खुद को ऊंचा ना उठा सको। उन्होंने हमेशा तुम्हें नौकर बना के रखा, किस लिए? ताकि तुम अपनी मूर्खता से कभी बाहर ही ना आ सको। इतना कहकर संजना चुप हो जाती है, जिसके बाद वकील बचा हुआ बाकी सच रंजीत को बताता है।
अपनी माँ का सच जानने के बाद रंजीत के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे समझ आ जाता है कि संजना हमेशा से ही उसका अच्छा चाहती थी, जिसके बाद रंजीत अपने हिस्से का धन जायदाद लेकर हमेशा के लिए राहुल और वीरवती से अलग हो जाता है और संजना के साथ अपना नया जीवन शुरू करता है। नीलम देर रात ऑफिस से घर आती है तो देखती है कि उसका बेटा अजय अपनी दोस्तों को बुलाकर घर पर पार्टी कर रहा होता है और उसके सारे पैसों को उड़ा रहा होता है। उसकी ऐसी हरकतें देखकर नीलम को बहुत गुस्सा आता है। नीलम को देखते ही अजय के सारे दोस्त वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद नीलम अजय से बोलती है, अजय, ये सब क्या है? क्या इन्हीं सब के लिए मैं इतनी मेहनत करती हूँ और पैसे कमाती हूँ? तुम्हारे पास पैसे की कमी नहीं है, इसलिए तुम्हें इसकी कदर नहीं है। इनकी कदर उनसे पूछो जो एक एक रुपए के लिए मोहताज हैं। प्लीज माँ, अब इतनी रात को तो आप लेक्चर मत दो। एक तो बीच में आकर आपने मेरी पार्टी खराब कर दी। आपकी वजह से मेरे सभी दोस्तों को यहाँ से जाना पड़ा, और जो थोड़ा बहुत मूड ठीक है उसे आप खराब मत करो प्लीज। मैं तुमसे बस इतना जानना चाहती हूँ कि तुम अपनी हरकतें सुधारोगे या नहीं। माँ, मैं गलत ही क्या कह रहा हूँ जो आप अपनी हरकतें सुधारती नहीं हो। अब क्या पार्टी करना, दोस्तों के साथ घूमना फिरना भी गलत है क्या? एक ही तो लाइफ है माँ, अगर वो भी एंजॉय ना करूँ तो फिर क्या करूँ, आप ही बताओ। तो इस टाइम होश में नहीं है, मैं तुझसे सुबह बात करूंगी। और हाँ, अगर तेरी हरकतें नहीं सुधरी तो मैं सारे पैसे डोनेट कर दूंगी, लेकिन इन पैसों को बर्बाद नहीं होने दूंगी। आप ऐसे कैसे सारे पैसे डोनेट कर देंगी? इन पैसों पर मेरा भी हक बनता है, क्योंकि मैं आपका बेटा हूँ। हाँ, तो मेरा बेटा है और हमेशा रहेगा, लेकिन इन पैसों पर तेरा कोई हक नहीं है, क्योंकि मैंने इसे मेहनत से कमाया है और इन्हें मैं जैसा इस्तेमाल करना चाहूंगी वैसे इस्तेमाल करूंगी। ठीक है, अगर आपकी यही जिद है तो यही सही है, लेकिन एक बात मैं भी आपको साफ साफ बता देना चाहता हूँ कि मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूँगा। मैं नहीं बदलूँगा। मैं अभी तक अपनी लाइफ अपनी मर्जी से जीता आया हूँ और आगे भी अपनी लाइफ अपनी ही मर्जी से जीता रहूँगा। ठीक है, तुझे जैसे अपनी लाइफ जीनी है तू जी, तू वैसे ही जी, तुझे नहीं रोकूंगी। लेकिन मेरी बात याद रखना, जिस दिन तेरे पास ये पैसे नहीं रहेंगे ना, उस दिन तुझे कोई नहीं पूछेगा, और ये दिन मैं लेकर आऊंगी सारे पैसे डोनेट करके। फिर देखती हूँ कौन तेरा साथ देता है। नीलम इतना कहकर गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है और दूसरी तरफ अजय भी लड़खड़ाते हुए नशे की हालत में अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर गिर जाता है। सुबह उठने पर उसका सर उसे बहुत भारी लगता है और वो अपना सर पकड़कर नीचे हॉल में आता है और अपनी माँ को सोफे पर बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ते हुए देखता है। माँ, सर में बहुत दर्द हो रहा है, कुछ करो ना, वरना मैं सर के दर्द से पागल हो जाऊंगा। ले बेटा, इससे शायद तेरा सर दर्द ठीक हो जाएगा। तुझे ये बहुत पसंद है ना? माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? इसे पीकर तो मेरा सर दर्द और बढ़ जाएगा। रात में मैंने कुछ ज्यादा ही पी ली है। चलो अच्छी बात है। तुझे यह तो याद है कि तूने क्या पिया था जिसकी वजह से तेरे सर में दर्द हो रहा है? क्योंकि बातें तो भूल ही गया होगा तूने मुझे क्या क्या बोला है। माँ, मैं नशे की हालत में कुछ ज्यादा ही बोल गया था। अगर मैंने आपको कुछ ऐसा वैसा बोल दिया हो जिससे आपको बहुत ज्यादा बुरा लगा हो तो आई एम रियली सॉरी। बेटा, सॉरी से काम नहीं चलेगा। या तो तू अपनी हरकतें बदल ले या फिर मैं अपनी कमाई के सारे पैसे डोनेट कर दूंगी। माँ, आप जब देखो तब सारे पैसे डोनेट करने की बात में लगी रहती हो। क्या आप नहीं चाहती हैं कि मैं एक अच्छी सी जिंदगी जीऊं? बिल्कुल चाहती हूँ, तभी तो दिन रात करके इतने पैसे कमाए ताकि तुझे ऐशो आराम की जिंदगी दे सकूं। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मैं तुझे बर्बाद होते हुए देख सकूं। इससे अच्छा तो है कि मैं इस जड़ को ही खत्म कर दूं जिससे तू बर्बाद हो रहा है। माँ, आप कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो बस अपनी लाइफ का हर एक पल जीना चाहता हूँ और हर वो काम करता हूँ जिससे मैं खुश रह सकूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं जो और लोगों के पास नहीं हैं। जरा मैं भी तो जानूं कि तू लाइफ में करना क्या चाहता है, क्योंकि आज तक तो मैंने सिर्फ तुझे पैसों को दूसरे पर उड़ाते हुए देखा है और बर्बाद करते हुए देखा है बस। माँ प्लीज अब लेक्चर मत दो और मेरे सर के दर्द का कुछ इलाज करो। आगे से आप जो बोलोगी मैं वही करूँगा। अपने बेटे की बात सुनकर नीलम चुप हो जाती है और रसोई में जाकर अजय के लिए नींबू पानी लेकर आती है, जिसे पीने के बाद उसका सर दर्द खत्म हो जाता है।
और अपने दोस्तों के साथ फिर से पार्टी करने के लिए निकल जाता है। दिन बीतते हैं। तभी एक दिन नीलम अजय को फोन करके ऑफिस बुलाती है। क्या हुआ माँ, आपने मुझे ऑफिस क्यों बुलाया है? आपको पता है मैं कितना जरूरी काम छोड़कर आया हूँ। तेरा जरूरी काम मुझे अच्छे से पता है, मुझे ज्यादा बनाने की कोशिश मत कर। मुझे तुझे बस ये बताना था कि आज से ऑफिस की सारी जिम्मेदारी तू संभालेगा। मुझे कुछ दिनों के लिए ऑफिस के काम से बाहर जाना पड़ रहा है। माँ, आप यह क्या बोल रहे हैं? मैं और ऑफिस, आपको तो पता है ना कि ऑफिस आना बिल्कुल भी पसंद तक नहीं है मुझे। ठीक है फिर तुम मत जाओ, मैं इस ऑफिस को बेच देती हूँ और बेचने के बाद जो पैसे आएंगे ना उसे डोनेट कर दूंगी। नहीं नहीं माँ, ऐसा मत करो। मैं जाऊंगा ना ऑफिस, जरूर जाऊंगा। आपको जिस काम के लिए भी जाना है आप जाओ। जब देखो तब पैसे डोनेट करने की धमकी देती रहती हो ना आप। बल्कि अब आपको अच्छे से पता चलेगा कि बिना पैसों के इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। मुझे इस पैसे की वैल्यू अच्छे से पता है, लेकिन तुझे नहीं पता। और अगर तू समय के अनुसार इसकी वैल्यू समझ जाएगा तो ठीक होगा, और अगर तू नहीं सुधरा तो जैसे मैं पैसे कमाना जानती हूँ वैसे मैं पैसे गवा भी सकती हूँ। नीलम अपने ऑफिस के काम से कुछ टाइम के लिए बाहर चली जाती है। अपनी माँ के लाख समझाने के बाद भी अजय अपनी हरकतों से बाज नहीं आता और ऑफिस नहीं आता और ना ही ऑफिस के किसी काम पर ध्यान देता, जिसकी वजह से ऑफिस का माहौल बिल्कुल खराब हो जाता है और सारे अच्छे क्लाइंट भी छूटने लगते हैं। ऐसे में एक दिन नीलम का सेक्रेटरी अजय को फोन करके ऑफिस बुलाता है। सर, आप ये क्या कर रहे हैं? मैडम ने कितने विश्वास के साथ आपको ऑफिस संभालने के लिए कहा था, और एक आप है कि फिर से अपने दोस्तों के साथ पार्टी में लगे हुए हैं। ऑफिस पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए। एक्सक्यूज मी, तुम होते कौन हो मुझे ये समझाने वाले कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं? तुम सिर्फ और सिर्फ इस ऑफिस के एक सेक्रेटरी हो, तो अपने काम से काम रखा करो। दोबारा मुझ पर हुक्म जमाने की कोशिश मत करना। मैं बोलूँगा, एक बार नहीं बल्कि 1000 बार बोलूँगा। नीलम मैडम जैसी अच्छी और नेक दिल की औरत को न जाने आप जैसा नालायक बेटा कहाँ से मिल गया। अपनी माँ की मेहनत आपको दिखाई नहीं देती? इस उम्र में भी वह इतनी मेहनत कर रही है, और एक आप है जो उनके पैसों को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। सेक्रेटरी की बात सुनकर अजय को बहुत गुस्सा आता है और उसे जोरदार थप्पड़ मारकर ऑफिस से निकाल देता है। ये नजारा वहाँ खड़े हुए और भी लोग देखते हैं, लेकिन किसी की भी बीच में इतनी बोलने की हिम्मत नहीं थी। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं और धीरे धीरे ऑफिस के माहौल को देखते हुए कई ऐसे लोग जॉब छोड़कर चले जाते हैं जिन्होंने नीलम के आगे बढ़ने में बहुत मदद की थी। लेकिन अजय पर किसी चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो अपनी बस लाइफ में मस्त था। एक दिन रात के समय उसका सेक्रेटरी उसके घर पर आता है और हाथ जोड़कर बोलता है, अजय साहब, मेरे पोते की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। हो सके तो आप मुझे पैसे दे दीजिए ताकि मैं अपने पोते को किसी अच्छे डॉक्टर से दिखवा सकूं। उस दिन ऑफिस वालों के सामने तुम मुझे बहुत ज्ञान दे रहे थे ना, आज क्या हुआ? और मैं तुम्हें पैसे किस बात के लिए दूं? अब ना ही तुम मेरे एम्प्लॉय हो और ना ही मैं तुम्हें जानता हूं। तुम्हारा क्या भरोसा कि तुम मेरे पैसे वापस करो या नहीं। मेरी पूरी जिंदगी मैडम जी के यहाँ नौकरी करते हुए निकल गई। आप लोग हमारे मालिक हैं। अगर मुसीबत में आप लोग ही हमारे मदद नहीं आएंगे तो और कौन आएगा? मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है साहब, मुझे पैसे दे दीजिए। मैंने कहा ना कि मैं तुम्हें एक भी रुपया नहीं दूंगा। तुम यहाँ से जा सकते हो। इतना कहकर सेक्रेटरी को धक्के मारकर वो वहाँ से जाने के लिए बोल देता है कि तभी वहाँ पर नीलम आ जाती है और सेक्रेटरी हाथ जोड़कर उसके सामने पैसों की भीख मांगने लगता है। ये देखकर नीलम बहुत हैरान रह जाती है और उसे इन सब चीजों का कारण पूछती है और सेक्रेटरी नीलम को सब कुछ बता देता है, जिसे सुनकर वो आग बबूला हो जाती है और अपने बेटे को जोरदार थप्पड़ मारकर जल्दी से सेक्रेटरी के पोते को अस्पताल में एडमिट करवाती है। साथ ही कुछ टाइम बाद वो अपने सारे पैसे सच में एक अनाथ आश्रम में डोनेट कर देती है, जिसके बाद वो अपने बेटे से बिना कुछ बोले उससे बहुत दूर चली जाती है। सुलोचना के 2 बेटे थे, बड़ा बेटा सूरज और छोटा बेटा अनिकेत। लेकिन उसका बड़ा बेटा सूरज उसका सौतेला बेटा था, जिसके चलते वो हमेशा अच्छी और महंगी चीज से अपने छोटे बेटे को ही दिया करती और सबसे पहले उसी के बारे में सोचा करती। एक दिन सूरज उसके पास आता है और बोलता है, माँ, मुझे आपसे जरूरी काम था। आपको मेरे साथ कुछ दिनों के लिए बाहर चलना है, क्या आप चलेंगी? ऐसे अचानक से बाहर जाने का प्लान कैसे बना लिया तुमने? कोई जरूरी बात है क्या? माँ, आप भूल गई, मेरा जन्मदिन है कल, तो क्या आप मेरे साथ घूमने चलेंगी? मैं कुछ दिन आपके साथ रहना चाहता हूँ। बेटा रहना तो मैं भी चाहती हूँ,
लेकिन अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, वरना मैं चल लेती तेरे साथ। वैसे तू कहाँ जाने की सोच रहा है? माँ आप तो जानती हो ना, मैं हर जन्मदिन पे तीर्थ स्थान जाता हूँ, लेकिन इस बार अकेले जाने का मन नहीं कर रहा है माँ। तो क्या आप मेरे साथ चलोगी? अगर ऐसी बात है तो चल, मैं चलती हूँ तेरे साथ। अब तेरे जन्मदिन पर मैं तेरा दिल कैसे तोड़ सकती हूँ? नहीं माँ, आप परेशान हो जाएंगी और मैं आपको परेशान देख नहीं सकता। कोई बात नहीं, मैं अकेला चला जाऊंगा। अब मेरे ऑफिस का समय हो रहा है माँ, मैं निकलता हूँ। सूरज इतना कहकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन सुलोचना और उसके बेटे की सारी बातें दरवाजे पर खड़ी उसकी पड़ोसन कमला सुन लेती है, जिसे सुनकर वो सुलोचना के पास जाती है और उससे बोलती है। सुलोचना, मुझे तेरी ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। तेरे बड़े बेटे ने कितने प्यार से तुझे अपने साथ चलने के लिए बोला, लेकिन तूने मना कर दिया। बेचारे को कितना बुरा लगा होगा। कमला देख, तुझसे तो कुछ छुपा नहीं है। सूरज मेरा सौतेला बेटा है और अनिकेत मेरा सगा बेटा है। और कल मेरे बेटे के कॉलेज में फंक्शन है। पहली बार मेरा बेटा स्टेज पर परफॉर्म करेगा। मेरे लिए वो देखना ज्यादा जरूरी है, सूरज के जन्मदिन पर उसके साथ जाने से ज्यादा। लेकिन कमला, जितना तुझे सूरज मानता है, प्यार करता है, उतना तेरा खुद का बेटा भी नहीं करता है। ये कड़वा है लेकिन सच है। ऐसा कुछ नहीं है, मेरा बेटा मुझसे बहुत प्यार करता है। तू कल देख लियो, सबसे पहले कॉलेज फंक्शन की टिकट वो मुझे लाकर ही देगा। वो भी इंतजार कर रहा होगा कि मेरी माँ मेरी परफॉर्मेंस देखे। अब मैं चली जाती तो उसे दुख न होता। वो तो वक्त बताएगा कि तुझे कौन सबसे ज्यादा प्यार करता है, तेरा सौतेला बेटा या सगा बेटा। कमला इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और सुलोचना अपने बेटे के फंक्शन में जाने की तैयारी करने लगती है। अगले दिन उसका बेटा निकेत तैयार होकर कॉलेज जाने लगता है, लेकिन अपनी माँ को फंक्शन की टिकट नहीं देता, जिस पर सुलोचना उसे रोक कर बोलती है। बेटा तो कुछ भूल तो नहीं रहा है ना? नहीं माँ, मैं कुछ नहीं भूल रहा हूँ। मुझे जल्दी कॉलेज पहुँचना है, आज फंक्शन है मेरे कॉलेज में। हाँ, वो तो मुझे याद है। वही तो मैं भी पूछ रही हूँ कि फंक्शन से जुड़ी कोई चीज तो नहीं भूल रहा है ना तू? माँ, आप क्या घुमा फिरा कर बात कर रही हो? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है आपकी बात अभी। इस बारे में मैं जब वापस आऊंगा तब आपसे बात करूंगा। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। अनिकेत इतना कहकर वहाँ से चला जाता है और सुलोचना उदास होकर हॉल में बैठ जाती है। तभी कमला फिर उसके घर आती है और उसे अकेले बैठा देखकर उसके पास आती है और बोलती है। तू यहाँ अकेले क्यों बैठी है? अपने बेटे के साथ फंक्शन में नहीं गई क्या? ये तुझे फंक्शन की टिकट ही नहीं दी। तू मेरे जले पर नमक छिड़कने आई है तो चली जा। अभी मेरा मूड सही नहीं है, मैं कुछ बोल दूंगी तो तुझे बुरा लग जाएगा। अरे मैंने ऐसा क्या पूछ लिया तुझसे कि तेरा मूड ही खराब हो गया? मैंने तो बस वही पूछा जो तू 4 दिन से गा रही थी, जिसके लिए तो अपने बड़े बेटे के साथ उसके जन्मदिन में नहीं गई। देख कमला, मुझे चिढ़ाने की जरूरत नहीं है। मेरे बेटे ने जब मुझे फंक्शन की टिकट ही नहीं दी तो मैं कैसे जाती? हो सकता है वो भी भूल गया हो, बाद में दे। तू भी ना कितनी गलतफहमी पाल रही है। जब अभी नहीं दिया तुझे फंक्शन की टिकट तो क्या खत्म होने के बाद देगा? मैं तो पहले ही बोल रही थी, जितनी कदर तेरा बड़ा बेटा करता है ना, उतना तेरा खुद का बेटा भी नहीं करता है। लेकिन ये बात तुझे समझ ही नहीं आई है, लेकिन बाद में तुझे ये बात जरूर समझ में आएगी। अगर तेरा भाषण खत्म हो गया हो तो तू भी अपने घर जा, मैं तुझसे बाद में बात करूंगी। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। एक काम कर, तू मेरे साथ चल, हम दोनों मिलकर एप्पल का जूस पीने चलते हैं। यही नुक्कड़ पर है, नई नई दुकान खुली है, तेरा मूड भी अच्छा हो जाएगा और थोड़ी एनर्जी भी मिलेगी। कमला इतना कहकर सुलोचना को लेकर एप्पल की दुकान पर जाती है, जहाँ खड़ी चंचल नाम की लड़की से बोलती है। बेटी 2 गिलास एप्पल का जूस बना दे, अच्छे से काला नमक डाल दियो। जी आंटी जी, आप थोड़ा सा इंतजार करिए, मैं अभी आपके लिए जूस लगाती हूँ। आंटी जी, ये लीजिए आपका जूस। बेटी, तुमने तो जूस बहुत अच्छा बनाया है। भाई मजा आया। आज से पहले मैंने तुम्हें कहीं देखा नहीं है। आंटी जी, मैं इससे पहले मेन रोड पर अपना एप्पल जूस का स्टॉल लगाती थी, लेकिन वहाँ पर रोज कुछ लड़के परेशान करने लगी थी, तो मैंने वो जगह छोड़ दी और यहाँ आ गई। कौन है वो लड़के? जरा हमें बताओ, हम उन्हें सीधा कर देते हैं। आंटी जी, मुझे नहीं पता कि वो कहाँ के रहने वाले हैं या कहाँ से आते हैं। अगर कभी दोबारा आए ना तो मैं जरूर बताऊंगी। हाँ जरूर बताना, हम यहीं पास में ही रहते हैं, कोई प्रॉब्लम हो तो डरना मत। थोड़ी देर बाद सुलोचना और कमला अपने घर पर वापस आ जाते हैं और सुलोचना अपने घर के कामों में लग जाती है। अनिकेत के आने के बाद भी वो उससे बात नहीं करती। दिन बीतते हैं और बीतते दिनों के साथ साथ सुलोचना का अपने बेटे के प्रति बर्ताव बदलने लगता है, जो चीज अनिकेत को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। एक दिन सभी खाने के लिए बैठते हैं और खाने में सब सूरज की पसंद का होता है, जिस पर अनिकेत बोलता है। माँ,
आजकल आप बहुत बदली बदली लग रही हैं। आजकल आप मुझ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही हैं। एक भी खाना मेरी पसंद का नहीं है, मैं नहीं खाऊंगा ये सब। बेटा, जैसे तू मुझ पे ध्यान दे रहा है वैसे ही मैं तुझ पर ध्यान दे रही हूँ। जो बना है चुपचाप खा ले, वरना मत खा। अच्छा, मतलब अब आपको मेरे खाने ना खाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है ना? अच्छी बात है, मैं जा रहा हूँ बाहर, मुझे कुछ नहीं खाना है। अनिकेत इतना कहकर घर से बाहर चला जाता है, लेकिन सुलोचना उसे नहीं रोकती। एक दिन वो घर से बाहर निकलती है और देखती है कि उसका बेटा अनिकेत एप्पल जूस बेचने वाली चंचल को छेड़ रहा होता है, लेकिन जब तक वो उसके पास जाती वो वहाँ से जा चुका होता है। तभी सुलोचना चंचल से पूछती है, ये लड़का तुमसे क्या कह रहा था? तुम रो क्यों रही हो? आंटी जी, ये वही लड़का है जो मुझे परेशान कर रहा था। अब ये यहाँ भी आ गया। मेरे घर में मेरे बूढ़े पिताजी है। अगर मैं ये काम नहीं करूँगी तो अपना घर कैसे चलाऊंगी? लेकिन आप इसे कैसे जानती हो? ये मेरा बेटा है, तुम चिंता मत करो। आज के बाद ये तुम्हें परेशान नहीं करेगा, मैं तुमसे वादा करती हूँ। सुलोचना इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। शाम को अनिकेत के आने पर वो उसे बहुत समझाती है, लेकिन अनिकेत उसकी एक बात नहीं सुनता। आए दिन चंचल को परेशान करने लगता। एक दिन चंचल के पिता उसके स्टॉल पर आते हैं और अनिकेत को चंचल को परेशान करते हुए देखते हैं, जिस पर उन्हें बहुत गुस्सा आता है। वो अनिकेत को थप्पड़ मार देते हैं, जिस पर अनिकेत उन्हें जोर से धक्का मारता है और उनका सर जाकर एक बड़े से पत्थर में टकरा जाता है और उनकी मौत हो जाती है। तभी वहाँ लोगों की भीड़ देखकर सुलोचना आती है और चंचल उसे रोते हुए बताती है, आंटी जी, आप अपने बेटे को नहीं संभाल पाई। आज आपके नालायक बेटे की वजह से मैंने अपने पिताजी को हमेशा के लिए खो दिया। अब मैं किसके सहारे रहूंगी? अब मैं आपके बेटे को नहीं छोड़ूंगी। मैं उसे उसके किए की सजा जरूर दिलवाऊंगी। अगर ये पुलिस के पास चली गई तो अनिकेत की पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी। मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। नहीं बेटी, ऐसा मत करो कुछ भी तुम। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। मेरे बेटे की वजह से तुम्हारी जिंदगी खराब हुई तो इसे ठीक भी मैं ही करूँगी। सुलोचना चंचल को सहारा देकर अपने घर पर ले आती है और अनिकेत के वापस आने पर उसे चंचल के साथ शादी करने को बोलती है, जिस पर अनिकेत साफ मना कर देता है। लेकिन जब सूरज को सारी बातों का पता चलता है तो सूरज अपनी माँ की बात का मान रखते हुए चंचल से शादी करने लगता है। और उस दिन के बाद से सुलोचना सौतेले का भाव मिटाकर सूरज को अपना बेटा मान लेती है और एक एप्पल जूस बेचने वाली को अपने घर की बड़ी बहू बना लेती है। संजना को हमेशा से ही हर चीज ब्रांड की लेना पसंद था। कपड़े, जूते, सैंडल, हैंडबैग, यहाँ तक कि परफ्यूम भी संजना ब्रांड का ही लगाती थी। ऐसे ही एक दिन वो अपनी दोस्त तुषार के साथ सीसीडी में बैठी कॉफी पी रही होती है। तभी वो बोलती है, क्या यार तुषार, तू बार बार इस सस्ते से सीसीडी में आ जाता है। मुझे लेके ही जाना है तो स्टारबक्स ले चलना। क्यों? वहाँ कॉफी मग से निकलकर खुद ही मुंह में आ जाती है। क्या गंदा मजाक कर रहा है यार, हर जगह कॉफी कॉफी ही होती है, स्टारबक्स हो या सिंपल सीसीडी। बस तुझे ब्रांड ही दिखता है हर जगह। पता नहीं तेरी ये पागलपंती कब खत्म होगी? तब खत्म होगी जब मैं एप्पल का लैपटॉप ले लूंगी, जैसे उस आदमी के पास है जो वहाँ बैठा है। मन कर रहा है उसे छीन लूं। ओए पागल, इतने महंगे शौक मत पाल। तू जानती है उसकी कीमत कितनी ज्यादा है? 1.5 लाख से कम का नहीं है। कीमत चाहे जो हो, लैपटॉप तो मैं लेके रहूंगी, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। अब तू चल, घर भी जाना है। संजना की बात सुनकर तुषार जल्दी से कॉफी खत्म करता है और दोनों बाहर आ जाते हैं। तुषार जल्दी से अपनी बाइक को स्टार्ट करता है और संजना उस पर बैठ जाती है। तभी कुछ दूर जाते ही उनकी बाइक एक रेड लाइट पर रुकती है। तभी संजना की नजर एक कार में बैठे लड़के पर जाती है जो एप्पल के लैपटॉप पर काम कर रहा होता है। उसे देखकर संजना मन ही मन सोचती है, एक दिन ये महंगी गाड़ी मेरे पास भी होगी और मेरे हाथों में एप्पल का लैपटॉप होगा और मेरा ड्रीम पूरा हो जाएगा। बड़ा सा घर, ब्रांडेड कपड़े, उफ क्या लाइफ होगी मेरी। संजना अपने ख्याली पुलाव बना ही रही होती है कि तभी ग्रीन लाइट हो जाती है और हॉर्न की आवाज से वो अपने ख्वाबों से बाहर आती है। कुछ देर में तुषार संजना को उसके घर ड्रॉप करके वहाँ से चला जाता है और संजना फ्रेश होकर अपने फोन में एप्पल के लैपटॉप के बारे में सर्च करना शुरू करती है और खुद से बोलती है, कितना स्लिम है ये और इसका लुक भी कितना अच्छा है और मेरे हाथों में तो ये और भी सेक्सी लगेगा। 2,39,900 का है। काफी पैसा जमा करना होगा। काश मेरा भी कोई अमीर लड़के से टाका भिड़ जाए और वो मुझे इम्प्रेस करने के लिए गिफ्ट में दे दे एप्पल का लैपटॉप। हाय मेरे ये महंगे महंगे ख्वाब। ऐसे
ही वक्त बीतता जाता है और संजना का एप्पल के लैपटॉप को लेकर क्रेज बढ़ता जाता है। ऐसे ही एक दिन संजना की माँ अनीता उससे बोलती है, अरे बेटा, आज घर में मेहमान आ रहे हैं काफी सारे, तो तू मेरी मदद कर दे जरा रसोई में। माँ, इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? आप बताओ क्या क्या चाहिए, मैं अभी ऑर्डर करके मंगवा देती हूँ। अरे पागल है क्या? जितने पैसे तू बाहर से खाना मंगवा कर बेकार करेगी, उतने में तो घर पे अच्छा खाना बना लूँ मैं। तो फिर बना लो ना माँ, मुझे क्यों कह रही हो? वैसे भी आपकी बेटी ये सब चूल्हा चौका नहीं करेगी। अरे अरबपति से शादी करूंगी मैं, जिसके घर में डस्टबिन भी ब्रांडेड होगा। इतना कहकर संजना अपने ख्याली पुलाव बनाती हुई वहाँ से चली जाती है और बेचारी अनीता अकेले ही सारा काम करती है और यूं ही वक्त बीतता है। और एक दिन संजना कॉलेज के गेट पर तुषार का वेट कर रही होती है। तभी उसके सामने एक ब्रांड न्यू ब्लैक कलर की मर्सिडीज आकर रुकती है और उसमें से एक बहुत ही डैशिंग पर्व नाम का लड़का निकलता है। उसके स्टाइल और लुक को देखकर संजना के दिल में चाहत के फूल खिलने लगते हैं। तभी पर्व अपना एप्पल का आईफोन अपनी जेब से निकालकर कान पर लगाता है और बात करता हुआ संजना के पास से निकल जाता है और उसे देखकर संजना बोलती है, जी शॉक की घड़ी, पार्क एवेन्यू का परफ्यूम, जैक एंड जॉन्स की जीन्स, जॉर्डन के जूते, नाइकी की टी शर्ट, एप्पल का फोन, और हो ना हो उसके बैग में एप्पल का ही लैपटॉप होगा। तभी वहाँ तुषार आ जाता है और दोनों साथ में क्लास में जाते हैं। सभी स्टूडेंट अपनी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। तभी वहाँ पर्व की एंट्री होती है और वो संजना के पास आकर बैठ जाता है। क्लास ओवर होती है। तभी पर्व संजना से बोलता है, हेलो, आई एम पर्व, क्या आप मेरी थोड़ी मदद कर देंगी? श्योर, मैं संजना, आप बताइए क्या मदद चाहिए? वो मुझे असाइनमेंट बनाने में हेल्प चाहिए थी। मेरे पास लैपटॉप भी है, बस आप थोड़ा बता देती तो आसान हो जाता। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलिए मेरे साथ कैंटीन में, मैं समझाती हूँ। संजना पर्व के साथ कैंटीन में चली जाती है, जहाँ पर्व अपना एप्पल का लैपटॉप बैग से बाहर निकालता है, जिसे देखकर संजना मन ही मन बोलती है, हाय मेरी जान, एप्पल का लैपटॉप, कितना कमाल है ये, जल्दी से हाथ लगा लूं मैं इसे। आजा आजा, मेरे पास आजा। संजना मन ही मन ये सब सोच ही रही होती है कि तभी पर्व उसके हाथों में लैपटॉप देते हुए बोलता है, मैंने प्रोजेक्ट ओपन कर दिया है, अब आप मुझे थोड़ा समझा दो, बाकी काम मैं बना लूंगा। ठीक है, मैं बताती हूँ। वैसे एक बात पूछूं? हाँ बोलो ना। ये एप्पल का लैपटॉप तुम्हारा अपना है या फिर? अरे मेरा अपना है, ये लास्ट ईयर मेरे डैड ने मुझे बर्थडे पर गिफ्ट किया था। ओह वाव, वैसे मुझे भी ब्रांड का काफी शौक है और तुम्हें देखकर लगता है कि तुम्हें भी काफी शौक है ब्रांड का। ऐसे ही दोनों काफी देर तक बातें करते हैं और दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। दिन बीतते जाते हैं। अब संजना अपना ज्यादातर वक्त पर्व के साथ ही बिताती थी और तुषार से बात नहीं करती थी। ये सब देखकर तुषार को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो संजना से बोलता है, संजना, तुम ये जो भी कर रही हो ना, सब गलत है। तुम बस उस पर्व के महंगे कपड़े, शौक और एप्पल का लैपटॉप देखकर जो उसके पीछे भाग रही हो ना, देख लेना एक दिन यही तुम पर बहुत भारी पड़ेगा। तुम्हें जो कहना है कहो, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं। ठीक है, तो अपनी इस मुफ्त की सलाह को अपने पास रखो तुम। तुषार को बुरा भला कहकर संजना वहाँ से चली जाती है। वक्त और बीतता है। संजना और पर्व के बीच की नजदीकियाँ बढ़ने लगती है। ऐसे ही एक दिन संजना पर्व से बोलती है, पर्व, तुम मुझे पसंद करते हो ना? ये भी कहने की बात है संजना, तुम्हारे अलावा मैं किसी को पसंद नहीं करता। तो फिर मैं जो मांगूंगी तुम मुझे दोगे ना? अरे बिल्कुल दूंगा, बोलो क्या चाहिए? मुझे एप्पल का लैपटॉप, एप्पल की घड़ी, एप्पल का फोन, सब कुछ चाहिए। बस इतनी सी बात? ठीक है, कल शाम मुझे मिलना, मैं सब दिला दूंगा। पर्व की बात सुनकर संजना झट से उसके गले लग जाती है और अगले दिन शाम को संजना पर्व से मिलने के लिए उसकी बताई हुई जगह पर जाती है और पर्व उसे अपने साथ एक छोटे से घर में ले जाता है, जहां कुछ पुराने लैपटॉप और कुछ पुराने फोन पड़े थे, जिन्हें देखकर संजना बोलती है, ये सब क्या है? ये मेरा घर है और यही मेरा काम है। मतलब? अरे मतलब यही है कि मैं इन पुराने फोनों को ठीक करके सेल करता हूँ।
जो मेरा एप्पल का लैपटॉप है ना वो कोई रियल नहीं है, नकली है। और ये कपड़े भी, अरे सब कॉपी हैं, पर लोगों को क्या पता चल रहा है। और वैसे जितने पैसे इन सब से बर्बाद होते हैं उससे अच्छा तो घर बना लूंगा इतना पैसा जोड़कर। और वो कार भी रेंट की थी। मतलब अभी तक तुम मुझे धोखा देते आ रहे थे और ये सब छलावा था? अरे मेरी तो खाली चीजें छलावा हैं, तुम तो पूरी की पूरी छलावा हो। अरे अगर मैं सिंपल सीधा लड़का होता तो तुम कभी आती मेरे पास? बस मेरे कपड़े फोन देखकर ही तुम मेरे पास आई। तुम खुद को वो दिखाने की कोशिश कर रही हो जो असल में तुम हो ही नहीं। पर्व की बात सुनकर संजना का सर शर्म से झुक जाता है और वो बिना उसे कुछ कहे वहाँ से सीधा तुषार के पास जाती है और रोते हुए उसे बोलती है, या तू सही कहता था, मैं पागल थी जो हमेशा इन ब्रांड्स के पीछे भागती थी। कुछ नहीं रखा इस एप्पल के लैपटॉप में, स्टारबक्स की कॉफी में, सब बेकार है ये। मुझे नहीं चाहिए कुछ भी, मुझे माफ कर दे यार। तुषार संजना को गले लगाकर चुप करवाता है, जिसके बाद संजना उसे सारी बात बताती है। और अब संजना जरूरत के मुताबिक ही पैसा खर्च करती और चीजें लेती। कॉलेज पूरा होने के बाद वो अपने खुद के पैसों और मेहनत से एप्पल का लैपटॉप खरीद ही लेती है।